Name. Introduction to the Constitution of India, Chapter 31, Elections. Broad micro theme, the A to Z of Indian elections. Did you know कि इंडिया में अगर none of the above या नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तब भी इलेक्शन कैंसिल नहीं होता? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट है वो जीत जाता है। अजीब है ना? आज हम इसके पीछे का लॉजिक और इंडियन इलेक्शंस की पूरी कहानी समझेंगे। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले फटाक से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, लाइक का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। You won't want to miss a single detail, I promise. आज हमारी जर्नी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन चैप्टर से गुजरेगी। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रिंसिपल से, जैसे वन इलेक्टोरल रोल और अडल्ट सफरेज। फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन लॉज कौन बनाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद हम कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जैसे आधार लिंकिंग और इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट्स पर बात करेंगे। फिर हम समझेंगे इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, द माइटी इलेक्शन कमीशन के पावर्स, अपॉइंटमेंट प्रोसेस और उसके रीसेंट चेंजेस पर डिटेल में बात करेंगे। एंड फाइनली हम सबके फेवरेट टॉपिक नोटा की कहानी को अनपैक करेंगे। रेडी हो इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? लेट्स डू दिस। तो पार्ट 1, इलेक्शन प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स। शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। जब इतने बड़े देश में इलेक्शन कराना हो तो सबसे पहले एक रूल बुक चाहिए। हाँ, एक सॉलिड रूल बुक। तो ये रूल बुक मतलब आती कहाँ से है और इसके सबसे इंपॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल रूल्स क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का प्रोसीजर तो खुद बताता है, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस के लिए उसने कुछ बेसिक नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स दे दिए हैं। ओके, तो सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स। हाँ, और बाकी डिटेल्स लेजिस्लेशन यानी कानून पर छोड़ दिए। समझे? तो इसका मतलब है जैसे क्रिकेट मैच के बेसिक रूल्स होते हैं कि पिच 22 यार्ड्स की होगी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शंस के लिए बेसिक रूल सेट कर दिए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। फिर टूर्नामेंट के स्पेसिफिक रूल्स जैसे डकवर्थ लुइस वो स्पेसिफिक एक्ट्स में लिखे जाते हैं। समझे? एकदम परफेक्ट। चलो लेट्स अनपैक दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स ही इंडियन डेमोक्रेसी की नींव है। आर्टिकल 325 और 326 इसके पिलर्स हैं। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? बैकग्राउंड क्या है इसका? ये प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी हैं दोस्त, ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। करेक्ट। कॉलोनियल टाइम्स में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट था। हाँ, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एग्जैक्टली, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया फॉर यूनिफाइड इंडिया। उन्हें पता था कि ये देश को तोड़ देगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ए, इलेक्टोरल रोल। ये आर्टिकल 325 में है। वन इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई कम्युनल या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट होगी। एक लिस्ट फॉर एवरीवन। यस। और किसी को भी उस रोल से सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पर एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी एट इट्स कोर। वेट, सो आर्टिकल 325 एक्सप्लिसिटली कहता है कि रिलीजन के बेसिस पे कोई अलग वोटिंग लिस्ट नहीं बन सकती? हाँ, बिल्कुल। ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का डायरेक्ट रिजेक्शन हुआ ना? एकदम सही है। यही इसका मेन पर्पस था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इंश्योर करना। गॉट इट। और दूसरा प्रिंसिपल? दूसरा है प्रिंसिपल बी, एडल्ट सफरेज। ये आर्टिकल 326 में है। इसके हिसाब से इलेक्शन एडल्ट सफरेज के बेसिस पर होगा। एडल्ट सफरेज यानी सभी एडल्ट्स वोट कर सकते हैं। हर इंडियन सिटीजन जो 18 साल या उससे ज्यादा का है वोट दे सकता है। ऑफ कोर्स कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम या करप्ट प्रैक्टिसेस। एक सवाल, अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, 18 प्लस है, बट मेंटली साउंड नहीं है, कैन दे वोट? नहीं। एज पर आर्टिकल 326, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन है। गुड पॉइंट। ठीक है, और आपने 18 साल कहा, पहले तो ये एज 21 थी, राइट? करेक्ट। पहले वोटिंग एज 21 साल थी। इसे कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू 18 किया गया। एक लैंडमार्क डिसीजन था। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, करेक्ट। और ये जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज हुआ था उस टाइम, राइट? यस, वहां भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, एक और सवाल, ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, इसे कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स? कोई ट्रिक? Let's just remember it's a landmark act that empowered the youth. 6 - 1 is 5, +1 is 6, 88. शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, रहने देते हैं। लेट्स जस्ट रिमेंबर इट एम्पावर्ड द यूथ। सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? इनका डायरेक्ट इंपैक्ट ये है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां हर अडल्ट सिटीजन को बिना किसी भेदभाव के वोट करने का अधिकार है। ट्रू, ये बहुत बड़ी बात है। तो कंक्लूजन ये है कि इन शॉर्ट ये दो प्रिंसिपल्स, अ सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, हमारे इलेक्शंस का बेडरॉक हैं। इनके बिना इंडियन डेमोक्रेसी इमेजिन भी नहीं की जा सकती। ओके, पॉज करो और इस पार्ट को बोलने की प्रैक्टिस करो। आर्टिकल 325 इंश्योर्स अ कॉमन इलेक्टोरल रोल एंड आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। चलो प्रैक्टिस सेइंग दिस। गुड आइडिया। तो इस पार्ट का मिनी रिकैप। In short, Constitution sets 2 golden rules for elections. 1, common voter list for all, and voting rights for every adult citizen. परफेक्ट। Okay, तो पार्ट 2, power to make election laws. संविधान ने तो 2 गोल्डन रूल्स दे दिए, लेकिन इलेक्शंस के बाकी हजारों नियम जैसे नॉमिनेशन कैसे फाइल होगा, ईवीएम कैसी होगी, काउंटिंग, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये बहुत क्रूशल सवाल है। सिंपल भाषा में इलेक्शन से रिलेटेड A to Z लॉज बनाने की प्राइमरी पावर यूनियन पार्लियामेंट के पास है। प्राइमरी पावर पार्लियामेंट के पास। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी लॉज बना सकती हैं, बट उनकी पावर लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड। ओके।
इसको एक एग्जाम्पल से समझें। बिल्कुल। जैसे सीबीएसई बोर्ड नेशनल लेवल पर सिलेबस बनाता है, वो हो गया पार्लियामेंट। ठीक है। फिर स्कूल्स यानी स्टेट लेजिस्लेटर्स अपने इंटरनल एग्जाम शेड्यूल्स बना सकते हैं, पर वो सीबीएसई के मेन रूल्स को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब सवाल उठता है कि एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनेंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? इसका जवाब है आर्टिकल्स 327 एंड 328। करेक्ट। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहा था टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन इलेक्शन प्रोसीजर्स अक्रॉस द कंट्री। इसलिए प्राइमरी पावर पार्लियामेंट को दी गई। मेक सेंस। तो आर्टिकल 327 क्या कहता है? आर्टिकल 327 और एंट्री 72 ऑफ लिस्ट आई पार्लियामेंट को फुल पावर देते हैं टू मेक लॉज फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों के इलेक्शंस शामिल हैं। फुल पावर। और स्टेट्स का क्या रोल है? वो आर्टिकल 328 है, राइट? राइट। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेटर को एक सब्सिडरी यानी सहायक पावर देता है। वो उन इलेक्टोरल मैटर्स पर कानून बना सकती हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। मतलब वो गैप्स फिल कर सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर दोनों कानून टकराएं तो पार्लियामेंट का कानून ही जीतेगा हमेशा। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एक नया इलेक्शन रूल बनाती है और पार्लियामेंट बाद में उसके ऑपोजिट कोई रूल बना देता है, तो स्टेट का रूल इनवैलिड हो जाएगा? एब्सोल्युटली। आर्टिकल 328 मेक्स इट वेरी क्लियर, पार्लियामेंट्स लॉ विल प्रिवेल। गॉट इट। और इन्हीं पावर्स से पार्लियामेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स बनाए हैं, राइट? यस। पार्लियामेंट ने की लेजिस्लेशंस बनाए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बारे में बहुत सुनते हैं। बेसिकली ये एक्ट कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, नॉमिनेशन प्रोसेस, पोलिंग, काउंटिंग, इलेक्शन का पूरा A to Z गाइड है। ऑपरेशनल मैनुअल समझ लो। अच्छा, A to Z गाइड। और डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स का क्या काम है? ये एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं ताकि हर सीट में लगभग इक्वल पॉपुलेशन हो। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल इंश्योर करने के लिए। अंडरस्टूड। तो इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि पूरे इंडिया में इलेक्शंस एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर से होते हैं। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी रूल सेम रहते हैं। तो टू कंक्लूड, Parliament is the main architect of India's election laws, with states playing a supporting role. Precisely. Okay, so now practice saying this. Parliament has the primary power to legislate on elections under Article 327, while state legislatures have a subsidiary power under Article 328. Practice makes perfect. और इस पार्ट का mini recap. In short, Parliament is the boss when it comes to making election laws, and states can only fill in the gaps. बिल्कुल। चलो, part 3. Recent amendments to election laws. लॉज स्टैटिक नहीं होते दोस्त, दे इवॉल्व विद टाइम। हाल ही में इलेक्शन लॉज को मॉडर्नाइज करने के लिए 2 बड़े चेंजेस हुए हैं। हाँ, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस। एक, इलेक्टोरल रोल्स को आधार से लिंक करना, और दूसरा, कैंडिडेट्स के इलेक्शन खर्च की लिमिट बढ़ाना। ये अपग्रेड्स बिल्कुल आपके फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे हैं। बेसिक सिस्टम वही रहता है, लेकिन न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी। और इन अपडेट्स का बैकग्राउंड सिंपल है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और इलेक्शन कैंपेन्स महंगे हो रहे हैं। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी थे। ठीक है, तो पहले अमेंडमेंट पर आते हैं, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें क्या क्या है? इसमें 4 बड़े चेंजेस हैं। पहला, जैसा हमने कहा, आधार लिंकिंग टू कर्ब मल्टीपल एनरोलमेंट्स, मतलब एक ही इंसान अलग अलग जगह से वोट ना दे। ओके, इसका एम ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन ये आधार लिंकिंग वॉलंटरी है या कंपल्सरी, इस पे काफी डिबेट हुई थी। The act aims to link it for verification purposes. The aim is to curb multiple enrollments. अभी इस पर क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट से आएगी। गॉट इट। और दूसरा चेंज? दूसरा है मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स फॉर एनरोलमेंट। पहले साल में सिर्फ एक क्वालिफाइंग डेट होती थी, जनवरी 1। हाँ। अब साल में 4 डेट्स हैं। इससे न्यू वोटर्स के लिए प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। तो अगर कोई 2 जनवरी को 18 का होता था, उसे पूरा साल वेट करना पड़ता था। एग्जैक्टली, अब नहीं करना पड़ेगा। तीसरा चेंज है जेंडर न्यूट्रल स्टैट्यूट्स, जैसे वाइफ की जगह स्पाउस वर्ड यूज किया गया है। मोर इंक्लूसिव, दैट्स ग्रेट। और चौथा है स्ट्रीमलाइनिंग रिक्विजिशन ऑफ प्रेमिसेस। इलेक्शन ड्यूटी के लिए बिल्डिंग्स अक्वायर करने का प्रोसेस आसान किया गया है। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े चेंज पर, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस अमेंडमेंट रूल्स 2022। इसमें एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ाई गई है। यस, कैंडिडेट्स की इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ा दी गई है। बड़े राज्यों में पार्लियामेंट सीट के लिए 77 लाख से 95 लाख हो गई है। 95 लाख? यस। और असेंबली के लिए? असेंबली के लिए 30.8 लाख से 40 लाख। और छोटे स्टेट्स में? छोटे स्टेट्स में पार्लियामेंट सीट के लिए 59.4 लाख से 75 लाख और असेंबली के लिए 22 लाख से 28 लाख। लेकिन ये एक्सपेंडिचर लिमिट क्यों बढ़ाई गई? क्या इससे इलेक्शंस और महंगी नहीं हो जाएंगे? दैट्स द डिबेट। एक तरफ इट्स रियलिस्टिक, महंगाई बढ़ गई है, कैंपेन कॉस्ट्स बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं इससे पॉलिटिक्स में पैसे का रोल और बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए आसान हो जाएगा। करेक्ट। सो इनका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट मिक्स्ड है। आधार लिंकिंग का एम इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट बनाना है, और एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ाने का प्रैक्टिकल रीजन इन्फ्लेशन को एक्नॉलेज करना है। तो कंक्लूजन ये है कि these amendments show that our electoral system is dynamic and adapting to new challenges. बिल्कुल। Okay, let's pause and practice this. The 2021 amendment focuses on Aadhaar linking, while the 2022 rules increased candidate expenditure limits. प्रैक्टिस दिस वन। और इस पार्ट का mini recap. In short, recent updates aim to make voter lists cleaner and election spending limits more realistic. स्पॉट ऑन। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4, बेसिस ऑफ वोटिंग। इंडिया में लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए हम सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम यूज करते हैं।
हर एरिया से एक विनर। हाँ, सिंपल सिस्टम है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए यूज होता है, ऐसा क्यों? ये एक स्कूल रेस जैसा है। हर क्लास से जो सबसे फास्ट दौड़ेगा वही विनर है और क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल, फर्स्ट पास द पोस्ट या एफपीटीपी। फर्स्ट पास द पोस्ट, राइट। लेजिस्लेचर्स के लिए हम सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉलो करते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है, भले ही उसे 50% से कम वोट मिले हों। तो सिंगल मेंबर का मतलब है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही एमपी या एमएलए जीतेगा। बिल्कुल सही, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिस्टम अलग है? हाँ, उनके इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये इंश्योर करता है कि विनर को मेजॉरिटी सपोर्ट हो। मेरा सवाल वही है, हमने लेजिस्लेचर्स के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट किया, जबकि वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगता है? इसका मेन रीजन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज वास्ट इलिटरेट पॉपुलेशन थी। FPTP was much simpler for people to understand. Vote for one candidate, that's it. अच्छा, सिंप्लिसिटी वाज द की। Yes, और FPTP सिस्टम का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है कि ये क्लियर मेजॉरिटीज और स्टेबल गवर्नमेंट्स देता है, जो उस वक्त देश के लिए जरूरी था। लेकिन इसका डाउन साइड भी है। कई बार पार्टी को 30% वोट मिलते हैं, पर 60% सीट्स मिल जाती हैं। Exactly, वो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। So, India uses a hybrid approach, a simple system for our MPs and MLAs, and a complex, more representative system for the president and VP. समझ गया। तो हमने स्टेबिलिटी को परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन पर थोड़ी प्रायोरिटी दी। You can say that. Okay, let's practice this line. India follows a single-member territorial constituency system for legislative elections, but proportional representation for presidential elections. Good one. Mini recap for this part. In short, for parliament, it's a simple winner-takes-all race. For president, it's a more complex proportional system. Correct. ठीक है? Part 5. Decision of election disputes. चुनाव हो गए, रिजल्ट्स आ गए, लेकिन अगर किसी को लगता है कि रिजल्ट में कोई धांधली हुई है या विनिंग कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तब क्या होगा? ऐसे में आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉर्मल कोर्ट में नहीं। नहीं, इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे इलेक्शन पिटिशन कहते हैं, और ये सीधे हाई कोर्ट में फाइल होती है। इसको भी एक एग्जांपल से समझे। ये क्रिकेट में थर्ड एम्पायर जैसा है। आप ऑन फील्ड एम्पायर के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप एक स्पेशल अपील करते हो थर्ड एम्पायर के पास। यहाँ हाई कोर्ट इज द थर्ड एम्पायर फॉर इलेक्शंस। नाइस। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 329 ये साफ कहता है कि इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स पर ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लैंड विल हैव नो जुरिस्डिक्शन। नो जुरिस्डिक्शन, वाओ। तो फिर ओनली वे क्या है? आर्टिकल 329 कहता है कि किसी भी इलेक्शन को सिर्फ एक इलेक्शन पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरे एरिया के विनिंग कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मैं लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता। करेक्ट। The only route is to file an election petition in the High Court of that state. और ये अथॉरिटी हाई कोर्ट है, ये कहाँ लिखा है? The Representation of the People Act 1951 के अनुसार अथॉरिटी हाई कोर्ट है। ओके, व्हाट हैपेंस इफ अ हाई कोर्ट डिक्लेयर्स एन इलेक्शन वॉइड? मतलब अगर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन गलत था। The court can declare the election of the winning candidate void. फिर वहां री-इलेक्शन हो सकता है, या फिर कोर्ट सेकंड नंबर वाले कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर सकती है। और क्या हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि the Constitution creates a special, streamlined pathway for resolving election disputes starting from the High Court. Exactly. To ensure speedy justice. Okay, practicing. Under Article 329, election disputes are resolved through an election petition to the High Court. Practice it. Or, mini recap. In short, to challenge an election result, forget normal courts, the only way is a special election petition directly in the High Court. Simple and clear. आगे बढ़ते हैं. Part 6. Election Tribunals. अभी हमने बात की कि disputes High Court जाते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है, आर्टिकल 323B। हाँ, ये एक तरह का बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान? इंटरेस्टिंग। ये क्या है? आर्टिकल 323B लेजिस्लेचर्स को पावर देता है कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स भी सेटअप कर सकते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है। सिमिलरली, आर्टिकल 323B अलाउज फॉर क्रिएटिंग अ स्पेशलाइज्ड इलेक्शन कोर्ट या ट्राइब्यूनल। सो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसे क्यों ऐड किया गया? दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका मेन रीजन था हाई कोर्ट्स पर बर्डन कम करना। अच्छा, टू रिड्यूस द लोड। तो ये काम कैसे करता है? आर्टिकल 323B लेजिस्लेचर्स को ट्राइब्यूनल सेटअप करने की पावर देता है, और इसमें एक बहुत बड़ी बात है। क्या? जब ट्राइब्यूनल बनेगा तो हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स का रोल खत्म हो जाएगा, उनका जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। ओह वाओ, तो केस सीधा ट्राइब्यूनल में जाएगा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोल बनी हुई है। ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 136 वाया स्पेशल लीव पिटिशन। So this is a power that exists but isn't being used right now for Lok Sabha elections. करेक्ट। द प्राइमरी मैकेनिज्म रिमेन्स द हाई कोर्ट। अभी तक पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज करके कोई नेशनल लेवल का इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बनाया है। अगर ये ट्रिब्यूनल्स बन जाते तो क्या इससे जस्टिस फास्टर मिलेगा? थियोरेटिकली यस, अ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल कैन डेवलप एक्सपर्टीज एंड डिस्पोज ऑफ केसेस फास्टर, बट इस पर भी डिबेट है। कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कम हो सकती है। That's a valid point. तो कंक्लूजन ये हुआ कि आर्टिकल 323B is like a plan B in the constitution for handling election disputes. Yes, a plan B that hasn't been activated yet. Okay, try saying this aloud. Article 323B allows for setting up election tribunals, which would replace the High Court's jurisdiction. Practice this. And the mini recap.
In short, the Constitution has a backup plan, Article 323B, to create special tribunals for election cases, but we haven't switched to it yet. बिल्कुल। Okay, next part. Part 7. Disputes for President and Vice President elections. अभी हमने MP-MLA के election disputes की बात की, लेकिन जब बात President या Vice President के election की आती है, तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। Right. तब कोई भी dispute हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल में नहीं जाता। ऐसे केसेस को सुनने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड कप फाइनल जैसा है। अगर फाइनल मैच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे सीधे आईसीसी की टॉप कमेटी सॉल्व करती है, कोई लोकल बॉडी नहीं। परफेक्ट। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 71 इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट इज द एक्सक्लूसिव फोरम फॉर दीज डिस्प्यूट्स। उसका डिसीजन फाइनल होता है, कोई अपील नहीं। So if someone challenges the presidential election, the case starts and ends in the Supreme Court. एग्जैक्टली, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं। ओके, तो फिर प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा स्पीकर का क्या? उनके इलेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन है? क्योंकि पीएम तो देश का सबसे पावरफुल पोस्ट है। नहीं, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। उनका डिस्प्यूट नॉर्मल प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। नॉर्मल प्रोसेस मतलब एन इलेक्शन पिटिशन इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 329B, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहले एक एमपी के तौर पे चुने जाते हैं, उनका इलेक्शन एज एन एमपी चैलेंज होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। A prime minister can be summoned to a high court regarding their election petition as an MP. Yes, the most famous cases of Prime Minister Indira Gandhi in 1975, जिनके इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने void डिक्लेयर कर दिया था। Right, I remember that case. तो conclusion ये है कि for the two highest constitutional posts, the dispute resolution mechanism is also the highest, the Supreme Court. करेक्ट, बिकॉज वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं। Makes sense. Okay, let's practice this. Under Article 71, only the Supreme Court can decide disputes of presidential and vice presidential elections. One more to practice. Mini recap for this section. In short, for President VP election fights, the only playground is the Supreme Court. For the PM, it's the regular High Court route. Simple. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Part 8, The Election Commission of India, ECI. इतने बड़े कॉम्प्लेक्स इलेक्शंस करवाने के लिए एक न्यूट्रल रेफरी चाहिए, और वो है ECI. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। ECI is like the neutral referee in a high-stakes football match. बिल्कुल, और इस रेफरी को पावर्स सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। आर्टिकल 324(1) कहता है कि ECI के पास इलेक्शन से रिलेटेड सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट की सारी पावर्स हैं। Superintendence, direction and conduct, ये तीन शब्द बहुत पावरफुल हैं। यस, फ्रॉम अनाउंसिंग इलेक्शन डेट्स टू एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ ECI के कंट्रोल में है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कौन-कौन होता है? आर्टिकल 324(2) के मुताबिक ECI में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और दूसरे कमिश्नर्स होते हैं। 1993 से ये परमानेंटली एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी 1 CEC + 2 ECs। तो गवर्नमेंट CEC को आसानी से फायर नहीं कर सकती, उनकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की जाती है? एग्जैक्टली, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। CEC को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाया जा सकता है थ्रू इम्पीचमेंट इन पार्लियामेंट। द प्रोसेस इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। बहुत टफ है। ये उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है। हाँ, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या? उन्हें हटाना आसान है? उन्हें भी निकालना आसान नहीं है। प्रेसिडेंट उन्हें तभी निकाल सकता है जब CEC रेकमेंड करे। So, the CEC acts as a protective shield for the other 2 ECs. अच्छा, CEC की रिकमेंडेशन जरूरी है? Yes, और ECI की हेल्प के लिए आर्टिकल 324(4) के अंडर प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द ECI। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि द इलेक्शन कमीशन इज द गार्डियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, armed with constitutional powers and independence. The very foundation of our democracy. Let's practice this sentence. Under Article 324, the Election Commission has the power of superintendence, direction, and conduct of all elections. Gone? Mini recap. In short, the Election Commission is the independent and powerful referee of Indian elections. That's the gist. चलिए, अब आते हैं सबसे controversial topic पर. Part 9. Appointment process of EC members. रेफरी तो पावरफुल है, लेकिन रेफरी को चुनता कौन है? यही $1 million क्वेश्चन बन गया है। पहले इलेक्शन कमिश्नर्स को सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ गवर्नमेंट? इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल, और इसी पर सालों से डिबेट चल रही थी। इस सिस्टम में अब बड़े चेंजेस आए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी बनाई और फिर पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाकर उसे भी बदल दिया। इसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? सोचो, पहले स्कूल टीम का कैप्टन सिर्फ प्रिंसिपल सेलेक्ट करता था। फिर कोर्ट ने कहा नहीं, प्रिंसिपल, हेड कोच और सीनियर मोस्ट प्लेयर तीनों मिलकर सेलेक्ट करेंगे। ओके, अ बैलेंस्ड कमिटी। फिर स्कूल मैनेजमेंट ने नया रूल बनाया, नहीं, प्रिंसिपल एक टीचर जिसे प्रिंसिपल चूज करेगा और हेड कोच सेलेक्ट करेंगे। ये वैसा ही चेंज है। समझ गया? तो पहले पुरानी सिस्टम क्या थी? पुरानी सिस्टम यानी 2023 से पहले अपॉइंटमेंट वाज सोली डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव यानी PM एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मार्च 2023 में अनूप बारनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम कमेटी बनाई टू इंश्योर फेयरनेस। उस कमेटी में कौन-कौन था? उसमें थे 1 द प्राइम मिनिस्टर, 2 द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और 3 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो सुप्रीम कोर्ट ने CJI को कमेटी में क्यों डाला था? प्रोवाइड अ न्यूट्रल, नॉन पॉलिटिकल वंस और क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर, एक गवर्नमेंट से, एक ऑपोजिशन से और एक जुडिशरी से। ये तो काफी बैलेंस लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर
पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये फेब 2 2024 से इफेक्टिव हुआ। और इस नए एक्ट में कमिटी में कौन है? नई सिलेक्शन कमेटी है 1 द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, 2 द लीडर ऑफ ऑपोजिशन और 3 अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। ओह, तो नए एक्ट ने सीजेआई को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया। करेक्ट। Critics see it as a move to regain executive control over the appointments. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? The new law is controversial because by replacing the CJI with a cabinet minister, the committee now has a clear 2-1 majority in favor of the government. मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस अब एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड हो गया है ऑफिशियली। हाँ, यही आलोचना हो रही है। So the conclusion is that the appointment process has moved to a committee-based system, but the composition of the new committee is a major point of debate. Okay, let's practice this. The appointment of ECs has shifted to a committee-based one, but the new 2023 Act replaced the CJI with a union minister. Important to remember. और इस पार्ट का मिनी रिकैप। In short, the process of choosing the election referee has changed. A committee now decides, but the government has the majority vote. That's the crux of it. और अब फाइनल टॉपिक पार्ट 10, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड नोटा। हम वापस आ गए जहां से शुरू किया था, नोटा या नन ऑफ द अबव। नोटा वोटिंग मशीन पर एक बटन है जिसे दबाकर आप कह सकते हैं कि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद शुरू हुआ। इसका एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। इमेजिन आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और मेन्यू में आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। नोटा वो ऑप्शन है जो आपको थैंक्स बट आई डोंट वांट एनी ऑफ दीज कहने की पावर देता है। बिल्कुल। इसका ओरिजिन हुआ 2013 में। सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक डिसीजन था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL, वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उस केस में कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नेगेटिव वोट को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ये वोटर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। राइट टू नेगेटिव वोट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्तें हैं ना। नोटा का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है? यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो भी इलेक्शन कैंसिल नहीं होता। द कैंडिडेट विद द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड द विनर। तो वेट, सीरियसली? तो अगर 1 लाख वोट्स पड़े 40,000 नोटा को और कैंडिडेट ए को 30,000, तो कैंडिडेट ए जीत जाएगा? Yes, that is the current rule. It's a point of major debate. महाराष्ट्र एंड हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशंस ने लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए रूल्स चेंज किए हैं, बट नॉट फॉर लोकसभा एंड असेंबली। तो फिर नोटा का पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देना, पार्टीज को यह बताना कि उनके कैंडिडेट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक मॉरल प्रेशर क्रिएट करता है। एक और चीज, राज्यसभा इलेक्शंस में नोटा का क्या स्टेटस है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्लियर किया है कि नोटा का ऑप्शन डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए नहीं। राज्यसभा में नोटा क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि वहां ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम डिसरप्ट कर सकता है और डिफेक्शन एंड करप्शन को बढ़ावा दे सकता है। वहां वोट ओपन बैलेट से होता है, तो एनोनिमिटी नहीं होती। Got it. So the conclusion is that Nota is a significant step in empowering voters, but its current form makes it a symbolic tool of protest rather than a decisive weapon. For now, yes. Okay, practice this summary. The Supreme Court established the right to negative vote through Nota. But if Nota gets the most votes, the candidate with the highest votes still wins. Remember this catch. And the mini recap? In short, Nota lets you reject all candidates, but it's a protest vote that can't change the election outcome. For now. Perfect summary. Wow, what a journey! आज हमने इंडियन इलेक्शंस के रूल बुक को आगे से पीछे तक पढ़ लिया। ब्रॉड माइक्रो थीम था द A to Z ऑफ इंडियन इलेक्शंस। It was quite a deep dive. चलो एक फाइनल रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स से, वन कॉमन वोटर लिस्ट एंड वोटिंग राइट्स फॉर एवरी अडल्ट। फिर हमने देखा कि इलेक्शन लॉज बनाने की मेन पावर पार्लियामेंट के पास है और स्टेट्स का रोल सेकेंडरी है। हमने रीसेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस किए, जैसे आधार वोटर लिंकिंग और कैंडिडेट स्पेंडिंग लिमिट्स। हमने समझा कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट में सॉल्व होते हैं और प्रेसिडेंट VP के केस में अकेले सुप्रीम कोर्ट ही जज है। हमने द इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस, पावर्स और उसके मेंबर्स के कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को जाना। एंड फाइनली हमने नोटा की कहानी समझी, एक पावरफुल प्रोटेस्ट टूल जिसका इम्पैक्ट अभी लिमिटेड है। अब आपकी बारी है, इन सवालों पर सोचो। पहला, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 327 एंड आर्टिकल 328। दूसरा, व्हाई इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेड सो डिफिकल्ट। तीसरा, डिस्क्राइब द रीसेंट चेंज इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। चौथा, व्हाट इज योर मेन पॉइंट फॉर और अगेंस्ट द करंट इम्पैक्ट ऑफ नोटा। पांचवा, why are disputes of the prime minister's election handled by the high court, not the supreme court directly? और लास्ट, what were the two main principles of elections established in articles 325 and 326? इन पर सोचना जरूर। और अब एक सिंपल चैलेंज, अगली बार जब आप इलेक्शन के बारे में कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ो, ट्राई टू कनेक्ट इट टू आवर डिस्कशन टुडे। इट्स अ ग्रेट वे टू लर्न। Absolutely. अगर आपको मजा आया तो प्लीज इस ज्ञान को फैलाने में हमारी हेल्प करें। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगला डीप डाइव किस टॉपिक पर चाहते हैं। Until next time, keep learning, keep questioning. Jai Hind.